तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। एंड ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, जल्दी जल्दी कनेक्ट करिए, जल्दी एक दूसरे को। नेहा, रितेश, शिवी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप एक दूसरे को जोड़िए, जल्दी जल्दी। तो स्टूडेंट, आज ठंड बहुत है एंड सेकंड चीज़ की मेरा थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक है, बट फिर भी उसके बाद भी आया हूँ मैं आपको पढ़ाने। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी करके जुड़िए एंड फिर हम लोग पढ़ते हैं आज सेकंड चैप्टर। आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप लोग को कवर कर दिए थे और आई होप आप लोग को फर्स्ट चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इंडिया। तो जल्दी जल्दी आप लोग जोड़िए एक दूसरे को, जल्दी जल्दी करिए, तो जल्दी आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। पलक गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग, समृद्धि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, रौनक, रोहित गुड इवनिंग, अनुराग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो ठीक है, आप लोग और भी लोगों को जल्दी जल्दी शेयर करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े थे नेशनलिज्म यूरोप के लिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, राष्ट्रवाद किसके लिए, यूरोप के लिए, कि यूरोप के लोगों को कैसे लगा कि उनको अपने देश को बचाना चाहिए, उनको कैसे लगा कि जो ये राजा रानी का खेल चल रहा था ये कितना ही गलत साबित हो रहा था उनके लिए और फिर गरीबों के लिए। तो धीरे धीरे इंसान सीखता है, गलती कर करके उन्होंने सीखा। और ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत ही उनको आज़ादी मिल गई, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। आपने देखा ही पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि पहले क्या हो रहा था कि डेमोक्रेसी आ रही थी, फिर हट के किंग आ जा रहे थे, फिर डेमोक्रेसी आ रही थी, फिर किंग आ रही थी। ऐसे करते करते लास्ट में अंत में उनको डेमोक्रेसी मिल ही गई। तो आज हम लोग किसको डेमोक्रेसी दिलाएंगे, तो आज हम लोग आज़ाद करेंगे अपने भारत को, अपने प्यारे भारत को, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये भी एक शॉर्ट रिवीजन होगा और आप लोग को समृद्धि, आयुष, कमलेश, महाराज जी, सबको 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 गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सर संभवी लिख रहे हैं कि सर गांधी युग किस में, गांधी युग आपका देखिए इसी में है, बट प्रॉपर एक गांधी युग नहीं है इसमें। बस जो भी गांधी जी ने मूवमेंट चलाए थे, जो भी आंदोलन किए थे, उन सब के बारे में। बाकी इनका जन्म कब हुआ था या फिर ये कहाँ कहाँ जुड़े, किस लोग से जुड़े, तो ये सब इसमें नहीं है। बट ठीक है, जितना रहेगा हम आपको बताएंगे, आप जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पलक पलक, सर नेपोलियन जो किया उसकी राजनीति, पता नहीं क्या लिख रही है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब वो चैप्टर आप लोग भूल जाइए, भूल मत जाइए मतलब इन द सेंस अभी ये पढ़िए, फिर उसको बाद में आप लोग देखिएगा। अभी इसको पढ़िए, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ा है, इसको भूलिएगा मत आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले नेशनलिज्म क्या होता है, तो सबको आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, चलिए फिर एक बार बता देते हैं कि नेशनलिज्म मतलब होता है देश से प्रेम। तो अब देश से प्रेम, लोगों के अंदर देशभक्ति भारत में कैसे जागृत हुई, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सबसे पहले ये कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। उससे पहले भी बहुत सारे, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, फिर 1864 की क्रांति। तो क्रांतियां बहुत हुई, बट जो लोगों का जो एक पब्लिक, पहले क्या था, छोटे छोटे जगह पे हल्की फुल्की क्रांति होती थी, लेकिन पूरे देश में, पूरे देश के लोगों की एक साथ क्रांति कब स्टार्ट हुई, तो पूरे देश के लोगों की एक साथ क्रांति हमारी स्टार्ट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो दो ग्रुप थे, एक अलाइड पावर थे और एक सेंट्रल पावर थे। तो अलाइड पावर में थे रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, और सेंट्रल पावर में थे आपके ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य जो भी थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में दो महान शक्तियां आपस में टकरा रही थी, दो महान शक्तियां आपस में लड़ रही थी, जिससे कि भारत का बहुत ही नुकसान हुआ। और या ये भी आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही ऐसा वॉर था जिससे भारत का नुकसान तो हुआ, बट भारत के लोगों, जो भारत के सिटीजन थे, जो भारत के लोग थे, उनके अंदर नेशनलिज्म आया, उनके अंदर राष्ट्रवाद आया, उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम आया। तो हाँ, कुछ चीजें नुकसान पहुंचाई हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, लेकिन जो है बहुत कुछ दे के भी गई। तो क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलाइड पावर में भी भारत का नाम नहीं है, सेंट्रल पावर में भी भारत का नाम है, तो फिर भारत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ा ही क्यों। तो देखिए, एलाइड पावर में आपके रूस थे, अमेरिका थे, ब्रिटेन थे। और ब्रिटेन ने किस पे कब्जा किया था, भारत पे। ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी भारत में।
तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटेन लड़ने जाएगा तो अगर ब्रिटेन को पावर की ज़रूरत होगी, ब्रिटेन को अनाज की ज़रूरत होगी, ग्रेन की ज़रूरत होगी, उन वहाँ पे सैनिकों की ज़रूरत होगी, तो वो सैनिक कहाँ से आएंगे? तो जाहिर सी बात है वो सैनिक ब्रिटेन के गुलाम देश से आएंगे जो कि उस समय था भारत। तो जो भी उस समय वॉर चल रहा था, तो जब सैनिकों की कमी हो रही थी तो भारत में से क्या कर रहे थे अंग्रेज, जबरदस्ती हम भारत के नौजवानों को, भारत के युवाओं को ढकेल के भेज रहे थे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए एज अ सैनिक। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर होता था, ऐसे ही भारत में क्या था कि एग्रीकल्चर बहुत कम हो रहा था उस समय, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रूल बना दिए थे ब्रिटिश ने जिससे कि फार्मर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, त्रस्त थे। उनको समझ नहीं आता था कि यार ये जो एग्रीकल्चर करा रहे हैं ये खुद के लिए करा रहे हैं या हमारे लिए। तो ऐसे ही फार्मर जो है एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे। अब क्या हुआ कि उनके ऊपर और दबाव डाल दी ब्रिटिश लोग, क्या किए उन पर और दबाव डालने लगे कि तुम्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करना, बिकॉज वहाँ पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, तो उनको ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो खाना कहाँ से जाएगा? तो वो खाना, वो फूड, वो ग्रेन, वो सब सप्लाई होगा भारत से। तो भारत के जो किसान थे उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करिए, और वो एग्रीकल्चर आपको देश के लिए नहीं करना, वो एग्रीकल्चर आपको ब्रिटेन के लिए करना। तो जितना भी एग्रीकल्चर होता था, जो भी ग्रेन्स थे, जो भी क्रॉप्स थे, या फिर जो भी चीज़ें का प्रोडक्शन भारत में होता था, सब सीधे चला जाता था कहाँ? ब्रिटेन के लोगों को, सब सीधे चला जाता था उनके सैनिकों को। जिससे क्या हुआ था कि भारत में बहुत बड़ी भूखमरी आ गई थी, और कम से कम मिलियंस ऑफ द पीपल, लाखों में, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी के शिकार हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। तो यहाँ से भी लोगों के अंदर, भारत वालों के अंदर एक वो राष्ट्रवाद जगा कि यार ये देखो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे ही ज़मीन पे कब्जा किए हैं, हमारी ज़मीन पे हम ही से खेती करवा रहे हैं, और जो ग्रेन्स हो रहा है वो हम ही को नहीं मिल रहा है, वो ग्रेन्स हम ही को नहीं मिल रहा, वो दे रहे हैं किसी अन्य जो है वो कंट्री के जो है लोगों को। तो इस पर बड़ा आघात हुआ। सेकंड चीज़ क्या हुआ था कि उस समय एक इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैल गई थी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक नामक एक बीमारी फैल गई थी, तो उससे भी कई लोगों की मौत हुई। तो मतलब वो ऐसा टाइम था कि भारत बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि प्रॉब्लम में था, बहुत ही ज़्यादा। तो भारत के कुछ लोगों को ये लगा कि हो सकता है शायद वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसलिए ये सब हो रहे हैं, क्या पता आफ्टर वर्ल्ड वॉर सब चीज़ें फिर से पहले जैसे हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ। लोगों की कल्पना थी कि शायद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई। और उसके बाद यहाँ से उन लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग आ गई, उनके मन में लग गया कि जो ब्रिटेन कर रहा है वो हमारे साथ गलत कर रहा है। सेम जैसे यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोगों के अंदर भी कब आए? जब देखा उन्होंने कि जो राजा की पॉलिसीज थी, राजा की जो सारी चीज़ें थी वो दमनकारी चीज़ें थी, वो उन पे सूट नहीं कर रही थी। तो सिटीजन लोग क्या थे, उनको उतना नहीं समझ आता, बट कोई ना कोई एक लीडर खड़ा हुआ, लीडर खड़ा होकर उनको क्या किया, उनके जो है राजा के विरुद्ध लड़ाया। तो वही उसी तरह सेम चीज अभी इनके पास क्या था, अंदर राष्ट्रभक्ति जाग उठी। इनको लगा था कि अब हमें ब्रिटेन से लड़ना है, ब्रिटिश के लोगों से लड़ना है, लेकिन इनके पास कोई मजबूत लीडर नहीं था। आप अपने मन में या फिर आप कहीं भी देखो तो आप सोच सकते हो कि हमें ये करना है। जैसे आप ये देखो कि कोई जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, तो उनके कुछ फैसले आपको गलत लग रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा उन्होंने पॉलिसी लाई जो आपको उस समय इंस्टेंट आपको गलत लगा, तो आप डायरेक्टली आप उनका विरोध नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले आप एक ग्रुप तैयार करोगे, फिर उस ग्रुप का कोई एक लीडर बनेगा, एंड देन आप उस लीडर के रिप्रेजेंट में जाओगे और अपनी बातों को प्रधानमंत्री से या फिर जो भी वहाँ के स्टाफ है उनसे कहोगे। तो वही सेम चीज़ था, इन लोग के दिमाग में आ गया था, भारतवासियों के दिमाग में राष्ट्रवाद आ गया था, राष्ट्र के लिए प्रेम आ गया था, बट उनको लीडर नहीं मिल रहा था। और यहीं पे एंट्री हो जाती है किसकी, तो यहीं पे एंट्री हो जाती है 1915 में महात्मा गांधी की, द हीरो ऑफ इंडिया, द हीरो ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। और 1915 में इनकी एंट्री होते ही लोगों के अंदर मान लो एक गर्म जोशी से लोग इनका स्वागत करते हैं, लोगों के अंदर एक जज्बात बाहर आता है, लोगों का एक बिलीव बाहर आ जाता है कि अब हम अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, लेकिन एक सही डायरेक्शन की जरूरत थी, एक सही नेतृत्व की जरूरत थी, और वो नेतृत्व करने वाला बंदा, वो नेतृत्व करने वाला हीरो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौट गया था, और जिनका नाम था महात्मा गांधी, जिनको हम लोग प्यार से बापू बोलते हैं। तो सत्याग्रह का विचार था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो देखो इसमें क्या होता कि जो महात्मा गांधी थे वो 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहां पे उन्होंने एक नए तरह का आंदोलन किया था। दक्षिण अफ्रीका में एक्चुअली क्या था, रेसिज्म बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, मतलब काले गोरे का बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो वहाँ पे
महात्मा गांधी गए तो वहाँ पे काले लोगों के मतलब समर्थक में आंदोलन किए, साथ ही साथ उन लोगों को उनका अधिकार दिलाए, और फिर वो वहाँ से आए। तो महात्मा गांधी पहले से ही अपने आंदोलन को लेके फेमस थे, ऐसा ब्रिटेन के लोग भी जानते थे कि जो महात्मा गांधी एक तो वकालत किए थे, वकील थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वो अपना एक आंदोलन जीत के भारत आ रहे थे। तो ब्रिटेन वालों को भी पता था कि अगर ये बंदा उखड़ गया तो कुछ भी करेगा, और भारतवासियों को भी ये मालूम था कि अब हमें नेतृत्व देने वाला, अब हमें सही डायरेक्शन देने वाला हीरो आ गया है। उसके बाद ये क्या किए थे, रेसिज्म सिस्टम पे जो है वहाँ पे विरोध किए थे, आंदोलन किए थे, और वो जीते भी थे। जब वो फिर भारत आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार भारत का दौरा किया जाए, भारत को भी देखा जाए, क्योंकि भारत में भी अब ब्रिटिश का तो शासन है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे तबके के लोग होंगे जो ब्रिटिश के शासन से पीड़ित होंगे, बट उनके वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक सही डायरेक्शन नहीं होगा, उनके पास ऐसा मीडियम नहीं होगा। तो चलो हम दौरा करते हैं और उन लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी 1916 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कर रहे थे। 1916 में चंपारण इलाके का दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे किसान मिले, तो वहाँ पे किसानों से उनसे बात हुई, तो उनको पता चला कि यहाँ पे जो बिहार में चंपारण में ब्रिटिश लोग थे, वो किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराते थे, नील की खेती कराते थे। और नील की खेती का एक खराब ये चीज़ होता है कि अगर आप नील की खेती अपने खेत में 1 या 2 साल कर दोगे तो उसके बाद आपका खेत पूरी तरह बैरन हो जाएगा, पूरी तरह बंजर हो जाएगा, उसके बाद और कोई भी आप दूसरा खेती उस पर नहीं कर सकते। तो वहाँ के ब्रिटिश जो चंपारण के सब फार्मर थे, वो जो है आए फरियाद लेके महात्मा गांधी के पास, उनके सामने मीटिंग हुई और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ब्रिटेन के लोगों से, ये जबरी हमें नील की खेती करवाने, जिससे हमें फ़ायदा भी नहीं हो रहा। नील से क्या फ़ायदा, नील कोई खाएगा नहीं खाएगा, इसको केवल एक्सपोर्ट किया जाता था अदर कंट्रीज़ में, तो नील से हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जा रहा है, और जब हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं बचेगा तो फिर हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। और यही कारण था कि बिहार में किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे। तो महात्मा गांधी को लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या किया जाए, एक आंदोलन किया जाए। तो 1917 में महात्मा गांधी ने सबसे पहला अपना आंदोलन किया, चंपारण आंदोलन। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, तो महात्मा गांधी का अगर पहला आंदोलन देखा जाएगा तो वो साउथ अफ्रीका में, लेकिन अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तब आप बोल सकते हैं 1917 में बिहार चंपारण में उनका पहला आंदोलन था। और वो जो चंपारण में उन्होंने आंदोलन किया, वो केवल किया ही नहीं, उसको जीता भी, और वहाँ पे पूरी तरह इंडिगो की खेती पर बैन लगा दिया, और ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी के कदमों में झुक गई, और चंपारण के जो फार्मर थे, जो चंपारण के किसान थे, उनको माफ़ कर दिया गया कि अब आप यहाँ पे नील की खेती नहीं करेंगे। तो ये पहला जो है आंदोलन था महात्मा गांधी का, जिसको इन्होंने जीता। फिर उसके बाद 1917 में ही ये गुजरात की खेड़ा जिला में गए किसानों की मदद करने। यहाँ पे क्या हो गया था कि फसल खराब हो गई थी, दो सालों से इनकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी और फसल खराब हो गई थी। तो ये फसल इनके पास थी नहीं, तो ये फसल को बेच नहीं पाए। जब फसल थी नहीं तो बेच नहीं पाए तो इनको पैसा नहीं मिला। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनसे लगान पे लगान ले जा रही थी। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि तुम्हारा फसल खराब हुआ है, बर्बाद हुआ, उससे नहीं मतलब है, हमारा लगान टाइम टू टाइम पहुँच जाना चाहिए। तो उसके लिए भी लोगों ने आग्रह की महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी जी आप इसके लिए भी आंदोलन करिए, और हमारा जो कर्ज है, जो हमारा लगान है, जो ये लगान ले रहे हैं, उसको माफ़ कराइए। तो 1918 में क्या हुआ, खेड़ा में किसानों का टैक्स माफ़ करा दिया, किसने, महात्मा गांधी ने। उसके बाद 1918 में वर्करों थे, फिर 1918 में महात्मा गांधी गए मजदूरों से बात करने अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में जब ये मिल में गए तो वहाँ के मजदूरों का भी यही सेम था कि उनको क्या करते थे, काम ज़्यादा करवाते थे, बट उनके जो वेजेस है, उनकी सैलरी है, वो बहुत ही कम करते थे, जिसको आप कह सकते हैं बेगारी कराते थे। बेगारी मतलब होता है कि आपसे मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, बट जो आपको सैलरी पैसे हैं कम देंगे। आप कभी देखे हो कि जब आप रिक्शा पे बैठ के कहीं जाओ और अगर 20 रुपया होता है और अगर आप रिक्शा वाले को 10 रुपया दो, तो रिक्शा वाला कहता है ना कि भाई साहब हम बेगारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेगारी मतलब ये होता है कि हम मेहनत जितना किए आप हमको उतना ही वेजेस, उतनी ही सैलरी दीजिए, ना ज़्यादा दीजिए ना कम दीजिए, उतना ही दीजिए। लेकिन यहाँ पे वर्कर, जो अहमदाबाद के वर्कर थे, उनको क्या था, सैलरी कम मिलती थी, जितना हार्ड वर्क कराते थे उसके कंपैरिजन में सैलरी कम मिलती थी। तो वो भी चले गए महात्मा गांधी के पास। तो महात्मा गांधी ने वहाँ भी आंदोलन किया
और वर्करों की सैलरी को वहाँ पे ब्रिटिश को वहाँ पे भी झुकना पड़ा और वर्करों की सैलरी बढ़ानी पड़ी। और ये 3 लगातार बैक टू बैक महात्मा गांधी के आंदोलन हिट पे हिट हुए। पूरे भारत में लग गया कि अब कोई बंदा आया है जिसके नेतृत्व में हम इन अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर निकाल सकते हैं। अब कोई बंदा आया है जिसके नेतृत्व में हम फिर से अपने भारत का झंडा लहरा सकते हैं। कोई बंदा आया है जिसके नेतृत्व में हम ब्रिटेन के लोगों को अपने देश से बाहर निकाल के अपने देश में अपने हिसाब का संविधान, अपने हिसाब का कानून ला सकते हैं। तो ये था। अब आपका सेकंड है रॉलेट एक्ट। तो इतना पहले समझ में आ रहा है, बताइए। नेहा, रितेश, शिवी, रौनक, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना? आयुष, कमलेश सर क्या लिखे हैं कमलेश? किस एक तो जुकाम हो गया तो कुछ दिख भी नहीं रहा। कमलेश लिखे हैं किस, कहाँ गया कमलेश को? कमलेश लिखे हैं कि सर 1917 में चंपारण और खेड़ा दोनों हुआ था क्या? 1917 देखिए 1917 में चंपारण जीते, फिर उसी समय वो लगे हाथ चले गए गुजरात। तो गुजरात में भी लोगों के प्रॉब्लम समझे तो जो खेड़ा आंदोलन हुआ वो 1918 में हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, बट वो 1917 में ही पहुंच गए थे वहाँ लोगों को समझ। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। अब क्या हुआ, जब लगातार जो महात्मा गांधी थे वो तीनों के तीन उनके जो आंदोलन थे वो हिट पे हिट हुए हैं, तो अब ब्रिटिश को आ गया गुस्सा। तो ब्रिटिश ने एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को हम लोग ब्लैक लॉ भी कहते हैं। इस ये था सीधे कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। मतलब कि अगर किसी को रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटेन ने कह दिया था कि अगर अपने पुलिस वालों को कि अगर तुम्हें किसी पे भी शक हो कि ये कहीं ग्रुपिज्म करके हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, ग्रुपिज्म करके हमारे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, तो उसको सीधे पकड़ के 2 साल के लिए क्या करो, जेल में डाल दो। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। इसलिए इस कानून को बोला जाता है कि जिसमें कोई अपील नहीं होगी, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, आप कोई दलील नहीं दे सकते, साथ ही साथ कोई वकील नहीं होगा। ये भी नहीं होगा कि आप अपने के को सुरक्षित करने के लिए वकील रख सकते हो। तो तीनों चीज़ों को खत्म कर दिया गया था। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया ब्लैक लॉ। इसको बोला गया था भारत में ब्लैक लॉ। तो ये ब्रिटिश ने इसलिए किया क्योंकि महात्मा गांधी आते ही 3 साल में धड़ाधड़ उन्होंने 3 आंदोलन किए और तीनों उनके क्या हुए, सुपर हिट हुए। तीनों सुपर हुए थे, तो ब्रिटेन वालों को भी, जो ब्रिटिश थे उनको भी तो डर लगा कि भाई ये दुबला पतला सांवला सा आदमी ये इतना भयंकर जो है लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी बातों में, इतना भयंकर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है अपनी बातों में, ये इतना भयंकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कि इनको 2-4 साल में हमें आज़ादी दे देनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। अब क्या हुआ, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने सोचा कि अब क्या करते हैं, इस रॉलेट एक्ट का हम लोग विरोध करते हैं। इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं बिकॉज ये रॉलेट एक्ट जो है एक मनमानी वाला केवल कानून ब्रिटिश ला दिए थे ताकि लोग मेरे अगेंस्ट क्या करें, षड्यंत्र ना रख सके। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने कहा 1919 में 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू किया। किसने? महात्मा गांधी ने, जिसमें सभी लोगों से उसने कह दिया कि आप जो है हड़ताल करिए, अपनी दुकानों, अपने हर चीज़ों को बंद कर दीजिए। तो विभिन्न शहरों में बात करें तो रैली निकली, जुलूस निकला और रेलवे वर्कशॉप पे जो लोग काम करते थे वो हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद हो गई। साथ ही साथ अमृतसर में बहुत सारे क्या हुआ, अब दुकानें बंद कर दिए लोग। रेलवे जो जितने भी गवर्नमेंट चीज़ें थी, बैंक थे, गवर्नमेंट स्कूल थे, सबको क्या कर दिया गया, हड़ताल पे बंद कर दिया गया। तो उससे क्या हो गया कि जो ब्रिटिश थे वो और खुन्नस में आ गए। एक तो वो महात्मा गांधी को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लाए, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में ये लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। और क्या होता है ना कि शांतिपूर्ण आंदोलन था। देखिए आप कहीं भी कभी भी अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे ना तो कोई पुलिस वाला आपको डंडे नहीं मारेगा, कोई आपको प्रशासन वहां से नहीं भगाएगा। तो महात्मा गांधी जी वही किए थे। महात्मा गांधी जी बोले थे आंदोलन मतलब अहिंसा, हिंसा के वो सख्त खिलाफ थे। तो नॉर्मली वो बैठ गए, आंदोलन का चालू हो गया। तो ब्रिटिश को लगा कि भाई अब हमें यहाँ भी झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 बार हम झुक चुके हैं, यहाँ भी पक्का झुकना पड़ जाएगा। तो वो क्या किए, ब्रिटिश अमृतसर में जो भी राजनीतिक लोग थे उनको जबरी, मतलब वो ग्रुप में थे भी नहीं, वो ग्रुपिज्म थे नहीं, उनके घरों में से उनको जबरी पकड़ के लाके 2-2 साल 3-3 साल के लिए जेल में डालना शुरू कर दिए। ऐसा कौन करने लगा? ब्रिटिश के लोग करने लगे, क्योंकि उनके अंदर भी खुन्नस आ गया ना कि यार ये तो पतला दुबला इंसान है, ये तो झुक ही नहीं रहा है,
अब इसको अलग तरीके से झुकाते हैं। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती। तो अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। फिर गांधी जी दिल्ली जाना चाहते थे, तो गांधी जी सोचे कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से क्या होता कि आप पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए राजधानी बनाई गई दिल्ली में, और दिल्ली में आपको हर एक सुविधा मिलेगी। तो महात्मा गांधी सोचा अगर हम दिल्ली चल जाते तो ये जो क्षेत्रीय आंदोलन है हम इसको एक व्यापक रूप में पूरा नेशन का आंदोलन बना सकते हैं। तो महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से भी रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, मतलब लोग बैठे हुए थे और केवल एक शोभा यात्रा टाइप निकाला गया था। वो यात्रा इसीलिए निकाला गया था इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही, और इस पर गोलियां बरसा दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मतलब कि क्या हुआ कि शांति से जुलूस चल रहे थे, शांति से सभाएं चल रही थी, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था ना कि हमारा यहाँ भी झुकना पक्का है, क्योंकि यहाँ पे शांति से चल रहा है। तो इनको थोड़ा उकसाते हैं, ये उकसाएंगे तो ये हल्का फुल्का कुछ करेंगे, और तब हम यहाँ अपनी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी एक्टिविटी करनी होगी करेंगे। तो अमृतसर में पहले इन्होंने क्या किया, राजनीति के जो लोग थे, राजनीतिक लोग, उनको जेल में डालने लगे। साथ ही साथ एक अमृतसर में जुलूस चल रही थी जो कि पूरी तरह से नॉर्मल जुलूस थी। उस जुलूस पे भी इन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब जब इतना सब हो गया तो वहाँ के लोग भी तो भड़केंगे ना, आप कब तक किसी चीज़ के रोक के रखेंगे। तो वहाँ के लोग भड़क गए। अब वहाँ के लोग भड़क गए तो वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया, बैंकों में हमला कर दिया, डाक खानों को जला दिया, ये सब हो गया। और यही ब्रिटिश चाहती थी, यही ब्रिटिश चाहती थी कि ये लोग ऐसा कुछ करें, और तुरंत ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगा दिया। तुरंत ब्रिटिश ने मार्शल लॉ लगा के पूरा कानून किसके हाथों में दे दिया, तो जनरल डायर के हाथों में दे दिया, और कहा कि ये लो जनरल डायर, तुम्हारे हाथों में मैं कानून देता हूँ, तुम्हें जैसे भी इनको शांत करना तुम वैसे शांत करो। और मार्शल लॉ सबसे खतरनाक लॉ होता है, ये अभी भी भारत में भी अभी भी लगता है। तो अब मार्शल लॉ क्या कर दिया गया, लगा दिया है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? रितेश लिख रहे हैं कि सर गांधी जी दुबले पतले, हाँ तो गांधी जी दुबले ही पतले थे ना, तो क्या बोलेंगे। CV सम, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। लोकेश, सबको समझ। पलक सर फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ा दीजिए। एक काम करिए, मेरा वीडियो है आप देख सकती हैं, फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ा दी। कहाँ थे तब आप? चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थम्स अप, वेरी गुड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ था कि जनरल डायर के हाथों में कमान संभाल दे दिया गया कि अब लो तुम लोग करो। तो इसमें क्या था, जलियांवाला बाग एक हुआ था। तो 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में वैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, जलियांवाले बाग में वैसाखी का मेला लगा था, और वहाँ पे सब लोग आए थे घूमने, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आए थे, और इनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। ठीक है, तो वहाँ से जनरल डायर को किसी ने खबर दे दी कि जलियांवाले बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुए, और ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है प्लान बना रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक आंदोलन हो रहा है। तो तुरंत जनरल डायर आ गया अपने पूरी सेना के साथ, और उसने देखा भीड़ है, तो बिना सोचे समझे जनरल डायर ने उस बाग की, मतलब जो वो पार्क था, जलियांवाला जो पार्क था, उसके चारों तरफ को पहले सीज कर दिया गया, बंद कर दिया, और अंधाधुन जनरल डायर ने उन पे गोलियां चलाई, अंधाधुन गोलियां चलाई, और कम से कम 100 से 150 लोगों की वहीं पे ऑन स्पॉट मौत हो गई। मतलब कि इतना ये क्रूर हमला था कि इसको, इस दिन को ब्लैक डे के नाम से जाना जाता। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग ब्लैक डे। जबकि वहाँ पे उन लोगों को पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था आंदोलन क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ भी लगा। उनको तो केवल आए थे वहाँ वैशाखी का मेला देखने, वैशाखी का मेला लगा था, तो आए थे वो बेचारे झूला झूलने, वहाँ पे अपना इंजॉय करने आए थे, उनको नहीं पता था। लेकिन किसी ने खबर दे दी और अंधाधुन गोलियां उन पे चलाई गई। और मतलब कि वहाँ पे जनरल डायर ने ये भी नहीं देखा कि बच्चे हैं, औरतें हैं, सब पे अंधाधुन गोलियां चलाई गई। और जब सैकड़ों लोगों को वहाँ मारे गए, बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर, अब भाई धीरे धीरे तो भारत में फैलेगी, तो जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर अगल बगल क्षेत्रों में धीरे धीरे फैलने लगी, लोग और ज़्यादा क्रूर हो गए, लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए ब्रिटेन पे कि अब कुछ भी हो जाए, अब महात्मा गांधी चाहे जो भी आंदोलन करें, हम इन्हें उखाड़ के फेंकेंगे, वो भी कैसे, हिंसक तरीके से। महात्मा गांधी ने हमसे बोला कि हिंसा मत करो, अहिंसा के रास्ता पे चलो। लेकिन अहिंसा के रास्ता पे चलने पे क्या हाल हुआ आप खुद देख सकते हैं। अब हमें हिंसा करना पड़ेगा, अब हमें लड़ना पड़ेगा, और सब निकल गए लड़ने के लिए। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे,
हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पे भी हमला करने लगे, लोग पुलिस को मारने लगे। जो पुलिस सड़क पे कहीं दिख जाती है तो पुलिस अगर गोली भी चला रही तो वो लोग सीना तान के सामने खड़े हो जा रहे थे और पुलिस को मार रहे थे। सरकारी स्कूलों को, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी पुलिस स्टेशन सबको जला के तहस नहस कर दिया। तो ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ की ब्रिटेन की सरकार और क्रूर हो गई। वो ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन चाह रहा था, जो अंग्रेज थे वो चाह रहे थे कि ये लोग कुछ एक्टिविटी करें, बिकॉज ये देखिए अंग्रेज जानता है कि पावर मेरे पास है। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको भी बहुत सारे लोग उकसाने की कोशिश करते हैं, तो आप जिंदगी में एक बात जरूर मानिएगा, जब तक आप उस मुकाम पे नहीं है, जब तक आप उसके बराबरी नहीं है, तब तक आप कभी भी कोई उकसा रहा है तो आप हमेशा शांत रहिएगा। वही सेम चीज किया अंग्रेज जानता था कि ये इंडिया के वाले हैं, इनको उकसा दो, ये मेरे बराबरी अभी तो एकदम नहीं पहुंच पाएंगे, तो हल्का सा उकसाओ और उसके बाद क्या करेंगे, हम मारेंगे। जैसे क्या है, इसराइल और उनका ले लीजिए, इसराइल का ले लीजिए और पैलेस्तीन का ले लीजिए। तो इसराइल जानबूझ के पैलेस्तीन को उकसाता है, क्योंकि जानता है इसराइल की पैलेस्तीन के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के 57 देश, अगर वो सब मिलके भी मुझे मारे ना तो वो नहीं मार पाएंगे। और ऐसा हुआ भी था। 1968 में इसराइल ने अकेले 10 देशों को हरा था अकेले। तो इसराइल को पता है कि ये सब मुझे नहीं हरा पाएंगे, तो वो क्या करता है, पैलेस्तीन को उकसाता रहता है। तो पैलेस्तीन को एक बार उकसाया, 2 बार उकसाया, तो पैलेस्तीन हो जाता है, उसको लगता है कि यार ये तो हमें बार बार जो पोक किया जा रहा है। और वहीं पैलेस्तीन क्या करता है, एक बम मार देता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक इमारत गिरती है, 2 इमारत गिरती है, 1-2 बच्चे घायल होते हैं, एक औरत या एक आदमी की मौत होती है। वही सेम प्रतिक्रिया में, वही सेम उसके रिएक्शन में इसराइल बम मार देता है, तो वहाँ उनकी सैकड़ों बिल्डिंगें टूट जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। फिर इसराइल हल्का सा जगह कब्जा कर लेता है। तो ये इसलिए ज़िंदगी में हमेशा रखिएगा कि अगर अब आप स्ट्रांग नहीं हो सामने वाले के, तो वो कितना भी आपको सारा पोक कर रहा है, आप बस सब्र रखो, आप बस शांत रहो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो सबको जवाब देती है। 1962 में चाइना हमें पोक करता था, पाकिस्तान पोक करता था, ठीक है, उस समय हम लोग शांत थे। 62 में हम लोग हार भी गए चाइना से, 65 की लड़ाई, ठीक है, हम लोग हार गए, क्यों, क्योंकि हम लोग उतने प्रबल नहीं थे। लेकिन अब आके लड़े ना, अब चाइना भी नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान भी नहीं लड़ा, पाकिस्तान तो मान लीजिए खत्म हो गया, चाइना भी नहीं लड़ा। तो यही है, आप समय दीजिए, जब आप समय को समय देंगे तो फिर समय आपके साथ चलेगा। तो ब्रिटेन वाले चाह ही रहे थे कि इनको उकसाओ, भाई ये लोग उकसा दिया गया, पोक कर दिया गया, और ये लोग भी आ गए रिएक्शन में। अब क्या हुआ, ब्रिटिश वाले और क्रूर हो गए। वो क्या करने लगे, औरतों को, आदमियों को पकड़ के मारने लगे, उनको जो है जबरी जो है ज़मीन पे लेटा के उनके नाक को रगड़वाने लगे पुलिस के सामने, कि ये पुलिस के जो सामने रगड़ो। वो क्या करते थे, अपने थूकते थे और कहते थे कि मेरे थूक को चाटो। साथ ही साथ वो अपने जो पैर के जो पैर जैसे जो जूते को पॉलिश किया जाता था, तो वो उन आदमियों के मुंह पे, ओठ पे वो अपने जूते को लगा के पॉलिश करते थे। मतलब कि एकदम क्रूर कर दिए थे, ताकि इनको मारे, साथ ही साथ इनका अपमान भी हो, इनको बेइज्जती भी करनी पड़े। और ये बहुत भयंकर हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी भी सदमे में आ गए। महात्मा गांधी को लगा कि यार हम नॉर्मल आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। फिर महात्मा गांधी को एक चीज़ सबक समझ में आया कि यार ये क्षेत्रीय आंदोलन से कुछ नहीं होगा, जो हम लोग केवल एरिया में, रीजन में, छोटे छोटे रीजन में आंदोलन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हमें एक पूरा फुल इंडिया का जो है आंदोलन करना होगा। हमें पूरे इंडिया को एक साथ मिला के क्या करना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा।